इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग जो है प्रकाश का अपवर्तन पढ़ रहे थे। तो चलिए आज उसका दूसरा लेक्चर है, इसमें हम समझेंगे क्रांतिक कोण के बारे में। क्रांतिक कोण तथा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो चलिए सबसे पहले इसको समझा जाए। तो जैसे ये मान लिया जाए कि ये हो गया सघन माध्यम, जल हो गया, और ये हो गया इसका, मान लीजिए यहाँ पर हवा है, तो ये हो गया विरल माध्यम। तो विरल माध्यम है ये, और ये हो गया जल है, तो सघन माध्यम। तो अब जो है हम लोग को जैसे मान लीजिए कि प्रकाशीय किरण को सघन से विरल में जाती है, ये हो गया विलंब। तो जब प्रकाशीय किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो हम लोग जानते हैं कि वो अविलंब से दूर हटती है, अविलंब से दूर हटती है। तो क्रांतिक कोण के बारे में समझना है कि क्रांतिक कोण किसको कहा जाता है। तो यहां पर बनता है एक आपतन कोण और यहां बनेगा अपवर्तन कोण। तो देखिए यहां पर बनेगा क्या, तो आपतन कोण और इधर अपवर्तन कोण, क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। तो आपतन कोण को ही क्रांतिक कोण कहा जाता है, इस आपतन कोण को ही क्रांतिक कोण कहा जाता है। लेकिन उसके लिए विशेष कंडीशन है। कंडीशन यह है कि यहाँ पर अपवर्तन कोण का मान कितना होना चाहिए। उसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाना चाहिए। अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाना चाहिए, 90 डिग्री। इस आपतन कोण को क्रांतिक कोण तभी कहा जा सकता है जब इस अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए। और अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होने के लिए इसका प्रकाश का अपवर्तन इस पर होना, मतलब प्रकाश का अपवर्तन इस तरफ होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर, तो इस आपतन कोण को अब क्या कहेंगे हम, इस आपतन कोण को अब हम लोग जो है क्रांतिक कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण कहा जाएगा। तो जब प्रकाशीय किरण सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। उस स्थिति में यदि अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो, अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो, तो उसका आपतन कोण ही क्रांतिक कोण कहलाता है। तो क्रांतिक कोण के बारे में समझिए। अब समझना है इसमें प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो प्रकाश का जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है इस क्रांतिक कोण पर ही आधारित है। देखिए अब इसमें अगर क्रांतिक कोण का मान ये हो गया पानी और उस ऊपर क्या है, हवा। तो प्रकाशीय किरण जो है, जैसे मान लीजिए अब विलंब है, तो प्रकाशीय किरण मान लीजिए कि यहां से जा रहा है, और इसमें और इस इन दोनों स्थितियों में प्रकाश की किरण सघन से विरल में ही जाती है। लेकिन अगर आपतन कोण का मान इसमें क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए, क्रांतिक कोण का जितना मान है उससे भी आपतन कोण का मान अधिक हो जाए, इसमें आपतन कोण का मान, तो प्रकाशीय किरण सघन माध्यम में ही वापस लौट जाती है। अब प्रकाशीय किरण जो है विरल माध्यम में गमन नहीं करती है। इसमें विशेष स्थिति क्या हो गया कि जब प्रकाशीय किरण सघन से विरल में जाने के क्रम में जब प्रकाशीय किरण के आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, तब प्रकाशीय किरण सघन माध्यम में ही वापस लौट जाती है। और इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होने के लिए दो स्थिति है, दो इसके लिए विशेष शर्त है या विशेष स्थिति है। पहला शर्त है कि प्रकाश को सघन से विरल में जाना चाहिए। यहाँ वास्तविक रूप से प्रकाशीय किरण सघन से विरल में नहीं जाती है, लेकिन सघन से विरल क्यों जा रही है। यहाँ पर सघन से अगर प्रकाशीय किरण नहीं मुड़ती, माध्यम चेंज नहीं होता,
तो प्रकाशीय किरण सीधे जाती है इस तरह, क्योंकि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। देखिए, तो प्रकाशीय किरण को जो है सघन से विरल में जाना है, सघन से विरल की जाने क्या जाना होगा। और दूसरा पॉइंट इसका शर्त है, दूसरा कंडीशन यहाँ दिख रहा है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, तभी जाकर प्रकाशीय किरण फिर सघन में वापस लौटेगी और प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। अब हम लोग इसके बाद अगला टॉपिक समझा जाए। तो अगला टॉपिक है इसमें कि चलिए लेंस के बारे में पढ़ना है। तो लेंस क्या होता है, देखिए लेंस जो है जैसे ये लेंस हो गया, इसमें दो तरह के गोलीय लेंस है। एक हो गया उत्तल लेंस और दूसरा हो गया अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस जो है, इसमें सबसे पहले लेंस के बारे में समझेंगे कि लेंस क्या है। तो दो अपवर्तक सतहों से घिरे हुए पारदर्शी माध्यम, यहां से भी प्रकाश को अपवर्तन करने वाला सतह है और ये भी प्रकाश को अपवर्तन करने वाला सतह है। इसमें भी दो प्रकाश का अपवर्तन करने वाला सतह है। तो दो प्रकाश के अपवर्तन में दो अपवर्तक सतहों से घिरने वाले पारदर्शी माध्यम को लेंस कहा जाता है। लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस जिसका बीच मतलब उत्तल लेंस को किसको कहते हैं, तो जिसके बीच का भाग मोटा और किनारे वाला भाग पतला हो उसे उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक उसका उल्टा अवतल लेंस, यानी वैसा लेंस जिसके बीच का भाग पतला हो और किनारे वाला भाग मोटा हो उसे अवतल लेंस कहते हैं। अब इसमें समझना है कि उत्तल लेंस में जो है प्रकाशीय किरण और अवतल लेंस में प्रकाशीय किरण किस प्रकार अपवर्तित होती है। तो देखिए, जैसे उत्तल लेंस हो गया, तो उत्तल लेंस में यहाँ पर जो है प्रधान ये हो गया प्रकाश केंद्र। प्रकाश केंद्र किसको कहा जाता है, तो उत्तल लेंस के प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से होकर, ये हो गया उत्तल लेंस का प्रधान अक्ष। तो उत्तल लेंस के प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से होकर प्रकाशीय किरण बिना अपवर्तित हुई सीधे पार कर जाती है उसे प्रकाश केंद्र या प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। तो प्रकाश केंद्र किसे कहते हैं, तो किसी भी लेंस गोलीय लेंस के प्रधान अक्ष का वह बिंदु जिस बिंदु से होकर जाने वाली प्रकाशीय किरण बिना विचलित हुए या मुड़े हुए सीधे लेंस को पार कर जाती है, उसे प्रकाश केंद्र कहते हैं। अब इसमें दो अपवर्तक सतह है, तो इसके लिए तो इसमें दो अपवर्तक सतह है, एक सतह अपवर्तक सतह इधर है और एक अपवर्तक सतह इधर है। तो इसका दो फोकस होता है, एक फोकस होगा F1 और एक फोकस होगा F2। इस सतह के लिए F1 फोकस हो गया और इस सतह के लिए F2 फोकस हो गया। अब इसके बाद इसमें समझना है कि F1 से दुगना दूरी पर प्रकाश केंद्र से जितना दूरी पर F1 है उससे उतना ही दूरी पर F1 से यानी कि दुगना दूरी पर क्या होगा 2F1 और जितना दूरी पर F2 है उतना ही दूरी पर क्या होगा 2F2। इसमें समझना क्या है कि उत्तल लेंस में जो है प्रकाशीय किरण क्या होती है, जब उत्तल लेंस से प्रकाशीय किरण गुजरती है तो देखिए क्या होगा। उत्तल लेंस से प्रकाशीय किरण जब प्रधान अक्ष के समांतर जाती है तो वह क्या होता है, तो प्रधान अक्ष के समांतर जाने के बाद वो प्रकाशीय किरण जो है एक बिंदु पर क्या होती है, अभिसरित होती है। अभिसरित कहने का तात्पर्य यह है कि एक बिंदु पर आकर मिलती है। तो हम लोग अभिसारी किरण पुंज पढ़े हैं। अभिसारी किरण पुंज में क्या होता है, तो प्रकाशीय किरणों का समूह जो है एक बिंदु पर आकर मिलता है। तो उसी प्रकार इसमें भी जो है उत्तल लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाशीय किरण एक बिंदु पर आकर मिलती है या अभिसरित होती है। इसलिए जो है उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है जब प्रकाशीय किरण उत्तल लेंस से गुजरती है तो वह एक बिंदु पर अभिसरित होती है। उसी प्रकार अब जो है अवतल लेंस में क्या होता है कि अवतल
अवतल लेंस में जब प्रधान अक्ष की किरण समानांतर जाती है तो वह क्या होती है, तो अवतल लेंस में जो है प्रधान अक्ष के समानांतर जब प्रकाशीय किरण गुजरती है तो वह एक बिंदु से क्या होता है, एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ पर प्रकाशीय किरण क्या दिख रहा है, तो इसमें एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है, यानी कि अपसृत हो रही है। अपसृत क्या हो रही है, अपसृत हो रही है। और यह जो है इस बिंदु को कहा जाता है इसका फोकस या मुख्य फोकस या द्वितीय फोकस। तो ये इसका द्वितीय फोकस हो गया। तो इसमें जो है उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, क्योंकि उत्तल लेंस के प्रधान अक्ष से समांतर जाने वाली प्रकाशीय किरण प्रकाश के अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर आकर मिलती है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। इस अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, तो देखिए, तो अवतल लेंस जो है, अवतल लेंस के प्रधान अक्ष से समांतर जाने वाली प्रकाशीय किरण लेंस से अपवर्तन के बाद एक बिंदु से निकलती प्रतीत होती है या अपसृत होती है, इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। इसका फोकस किधर दिख रहा है, तो देखिए किसी भी दूरी को हम लोग जो है प्रकाश केंद्र से मापते हैं, इसको मूल बिंदु माना जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये हो गया वाई अक्ष की तरफ, क्या हो गया वाई अक्ष, और इसका प्रधान अक्ष मान लीजिए एक्स अक्ष की तरफ, और ये हो गया मूल बिंदु। तो इधर दूरी क्या मानेंगे हम लोग, धनात्मक मानेंगे दाहिने की ओर, बाएं की ओर दूरी क्या मानेंगे, ऋणात्मक, ऊपर दूरी मानेंगे क्या, धनात्मक, और नीचे दूरी क्या मानेंगे, ऋणात्मक। तो इसमें जो है इसका फोकस जो है यहां से दूरी यहां से मापना है मूल बिंदु से, तो इधर दूरी क्या मानेंगे, धनात्मक, यानी इसका फोकस दूरी क्या होगा, इसका जो फोकस दूरी हुआ यहां से लेकर यहां तक वह होगा धनात्मक, यानी उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है। जो अवतल लेंस में है, अवतल लेंस का फोकस दूरी क्या होगा, तो ऋणात्मक, क्योंकि प्रकाश केंद्र से बाएं तरफ पे इसका फोकस, तो उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है और इसका फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। चलिए इसमें एक और बात, तो फोकस दूरी को हम लोग छोटा एफ से करते हैं, स्मॉल लेटर से। एक और समझ लिया जाए कि लेंस का एक क्षमता या पावर कितना होता है, तो सुनिए, फोकस दूरी को कहता है, इसका अगर व्युत्क्रम लिखा जाए, व्युत्क्रम उल्टा, तो बटा में एक ऊपर चला जाएगा नीचे, ये हो गया फोकस दूरी का व्युत्क्रम। इसको क्या कहा जाएगा, फोकस दूरी का व्युत्क्रम। तो फोकस दूरी का व्युत्क्रम को पावर ऑफ लेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पावर ऑफ लेंस, यानी लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसका ऐसा ही मतलब क्या होता है, तो फोकस दूरी यहाँ पर मीटर में होनी चाहिए, तो मीटर में फोकस दूरी मीटर में होगा, तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, प्रति मीटर, क्या हो जाएगा, यानी लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, प्रति मीटर, या उसको डायोप्टर कहा जाता है। कैपिटल डी से कहते हैं डायोप्टर, क्या कहा जाता है, डायोप्टर, डायोप्टर भी कहा जाता है इसको। तो लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या हो गया, प्रति मीटर, या उसको डायोप्टर कहा जाता है। तो हम लोग इसमें समझना था कि इसका जो फोकस दूरी प्लस में है, पॉजिटिव है, उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या है, धनात्मक है, तो फोकस दूरी धनात्मक है तो उसका लेंस का क्षमता भी क्या होगा, धनात्मक होगा। अवतल लेंस का फोकस दूरी क्या है, ऋणात्मक है, इसलिए अवतल लेंस का फोकस दूरी ऋणात्मक है, इसलिए उसका लेंस की क्षमता भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। इस बात को समझ लीजिए। अब इसमें समझना है इसमें कि इसमें उत्तल लेंस और अवतल लेंस में प्रतिबिंब किस प्रकार बनते हैं। तो देखिए, प्रतिबिंब बनने के लिए कुछ मुख्य बिंदु जानना होगा कि उत्तल लेंस से प्रकाशीय किरण किस प्रकार होकर गुजरती है। तो देखिए, उत्तल लेंस से जब उसकी उत्तल लेंस के प्रधान अक्ष से समांतर जाने वाली किरणें जो है वह लेंस के अपवर्तन के बाद क्या, तो फोकस पर आकर मिलती है, कहाँ, तो मुख्य फोकस पर आकर मिलती है। तो इस बात को जरा समझ लेना है हम लोगों को। क्या होता है, तो उत्तल लेंस के प्रधान अक्ष से समांतर जाने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस पर आकर मिलती है। दूसरा पॉइंट समझिए इसमें कि उत्तल लेंस में प्रकाश केंद्र से होकर जाने वाली किरणें, कहां से होकर जाने वाली किरणें, तो उत्तल लेंस में या अवतल लेंस में भी प्रकाश केंद्र से होकर जाने वाली किरणें
लेंस से बिना मुड़े हुए या बिना अपवर्तित हुए सीधे पार कर जाती है। इस बात को समझ लेना है। फिर और समझिए, मान लीजिए उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस का फोकस से होकर, तो उत्तल लेंस के फोकस से होकर जाने वाली किरणें, कहां से होकर जाने वाली किरणें, अब जो है उत्तल लेंस के मान लीजिए फोकस से होकर गुजर रही किरण, तो फोकस से होकर जाने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक इसका उल्टा है, इसमें प्रधान अक्ष की समांतर किरणें आकर फोकस पर मिल रही है, यहाँ फोकस से निकलने वाली किरणें लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर हो जा रही है। ठीक इसका विपरीत है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इसमें प्रतिबिंब बनने का हम लोग जो है सीखेंगे इसमें। इसके बाद जो है जानना है इसमें, तो समझिए इसमें, जैसे ये हो गया उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस में जो है यहाँ पर मान लीजिए कि हो गया F1 फोकस, और इसके ये हो गया प्रकाश के जितना दूरी पर फोकस होगा उतना ही दूरी पर यहाँ पर एक बार इसका दुगना दूरी 2F1, और यहाँ पर हो जाएगा F2, जितना दूरी ये है उतना दूरी ये ही होगा, और फिर उतना ही दूरी पर 2F2, और यहाँ पर मान लीजिए कहीं अनंत है इधर, और इधर भी अनंत। इसमें प्रतिबिंब कैसे समझना है, तो देखिए इसमें अगर वस्तु अनंत पर हो इसमें, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा, क्योंकि वस्तु अनंत पर आता है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, और वस्तु फोकस पर आता है तो प्रतिबिंब अनंत पर होता है, चाहे वह कोई भी दर्पण हो, कोई भी लेंस हो। तो कोई भी किसी भी दर्पण और किसी भी लेंस में वस्तु अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, और वस्तु फोकस पर होगा तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। अब समझा जाए, वस्तु इसमें दाहिने तरफ बढ़ेगा और प्रतिबिंब भी दाहिने तरफ बढ़ेगा। इस बात को ध्यान रखना है कि वस्तु भी दाहिने तरफ बढ़ेगा और प्रतिबिंब भी दाहिने तरफ बढ़ेगा। अब वस्तु आ जा रहा है कहाँ, अनंत और 2F1 के बीच, अनंत और 2F1 के बीच, तो प्रतिबिंब चला जाएगा F2 और 2F2 के बीच। फिर वस्तु चला गया 2F1 पर, तो प्रतिबिंब चला जाएगा कहाँ, 2F2 पर। वस्तु अगर आगे बढ़कर 2F1 F1 के बीच में हो जाए, 2F1 F1 के बीच में हो जाए तो प्रतिबिंब कहाँ चला जाएगा, 2F2 और अनंत के बीच। फिर वस्तु आगे बढ़कर F1 पर चला जाए तो प्रतिबिंब जो है कहाँ चला जाएगा, अनंत पर। फिर वस्तु आगे बढ़कर F1 और लेंस के बीच में चला जाए तो प्रतिबिंब अब अनंत के तो आगे जाएगा नहीं। अब इस स्थिति में प्रतिबिंब जो है लेंस के उसी ओर बनेगा जिस ओर वस्तु है, यानी लेंस के बाएं तरफ वस्तु है तो प्रतिबिंब बाएं तरफ ही बनेगा। तो जो ये वस्तु की स्थिति है और ये प्रतिबिंब की स्थिति है, तो हम बताए थे पिछले चैप्टर में प्रकाश के परावर्तन में कि जब नंबरिंग नीचे लिखा जाता है इसका मतलब क्या होता है, जब नंबरिंग नीचे लिखा गया हो इसका मतलब होता है कि ये प्रतिबिंब क्या बने, वास्तविक और उल्टा। कैसे बने हैं, तो ये प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बने। और ये नंबर 6 नंबर प्रतिबिंब के लिए जो 5 नंबर लिखा गया था इसका मतलब क्या होगा, तो 1 to 5 क्या है, 1 से लेकर जो 5 तक नंबरिंग किया गया है यह वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब है। और जो 6 नंबर जो ऊपर लिखा गया है प्रधान अक्ष के ऊपर, उसका मतलब है कि वो काल्पनिक यानी आभासी और सीधा प्रतिबिंब बन रहा है। जहां तक साइज का बात है, इसमें आकार का बात, तो आकार के लिए हम बताए थे कि जो है जैसे आम का पौधा बोल दिया जाए तो पहले बोने के बाद उसमें से जो कली निकलेगी उससे, तो वह कली कैसा होगा, पहले बहुत छोटा होगा, अगर कुछ बड़ा भी हो जाए तो हम लोग कहेंगे अब छोटा हो गया, उसके बाद वो हमारे बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बराबर, फिर उससे हमसे बड़ा हो जाएगा, फिर बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा, और फिर सब मिलाकर एक तरह से वो पेड़ बड़ा हो गया। तो इसके आधार पर हम लोग इसका साइज जो है हम लोग समझ सकते हैं। तो इसको समझाने से मेरा क्या तात्पर्य है, तो समझिए, तो देखिए पूरे डिटेल से समझिए। इसमें यदि वस्तु अनंत पर हो, उत्तल लेंस में यदि वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब F2 यानी फोकस पर बनेगा। कैसा बनेगा,
वास्तविक और उल्टा बनेगा और बहुत छोटा बनेगा। दूसरा कंडीशन, यदि वस्तु अनंत और 2f1 के बीच में हो तो उसका प्रतिबिंब f2 और 2f2 के बीच में बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा और छोटा बनेगा। तीसरा कंडीशन, वस्तु 2f1 पर हो तो प्रतिबिंब 2f2 पर बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा और बराबर बनेगा। चौथा कंडीशन, वस्तु 2f1 और f1 के बीच में हो, f2f1 और f1 के बीच में हो तो उसका प्रतिबिंब 2f2 और अनंत के बीच में बनेगा, 2f2 और अनंत के बीच में बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा और बड़ा बनेगा। पांचवा कंडीशन, यदि वस्तु f1 पर हो, फोकस पर हो तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा। यदि वस्तु f1 और लेंस के बीच में हो तो उसका प्रतिबिंब लेंस के लेंस के उस तरफ बनता है जिस तरफ वस्तु होती है और वह काल्पनिक और सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा। तो इस आधार पर हम लोग उत्तल लेंस में जो 6 चित्र होते हैं उन 6 चित्रों को हम इसमें समझ सकते हैं। अब देखिए, अवतल लेंस में 2 ही चित्र होता है और उन दोनों चित्रों को समझ लीजिए। ये हो गया इसका फोकस, मुख्य फोकस इसका इधर होता है बाएं तरफ। हम लोग जानते हैं इसका मुख्य फोकस जो है दाहिने तरफ होता है और इसका अवतल लेंस में मुख्य फोकस बाएं तरफ होता है। तो इधर हो गया है अनंत। तो यदि इसमें वस्तु अनंत पर हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, f2 पर, फोकस पर। चाहे कोई भी लेंस हो, कोई भी दर्पण हो, अनंत पर वस्तु होगा तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा और फोकस पर वस्तु होगा तो प्रतिबिंब अनंत। देखिए, वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर बना है, वस्तु इसमें फोकस पर है तो प्रतिबिंब अनंत पर बना है। उसी तरह इसमें वस्तु अनंत पर है तो फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा। अब दूसरा कंडीशन देखिए, दूसरा कंडीशन है कि इसमें भी वस्तु दाहिने भागेगा तो प्रतिबिंब भी दाहिने भागेगा। दर्पण में क्या होता है, ये तो लेंस है, दर्पण में हम जानते थे कि वस्तु अगर दाहिने जाता है तो प्रतिबिंब बाएं तरफ आता है, लेकिन इसमें जाना है लेंस में कि वस्तु दाहिने भागेगा तो प्रतिबिंब भी दाहिने ही जाएगा। तो वस्तु अगर अनंत और लेंस के बीच में आ जाए, अनंत और लेंस के बीच में आ जाए तो प्रतिबिंब कहाँ जाएगा, फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच या फोकस अवतल लेंस के बीच में बनेगा। और दोनों नंबर ऊपर लिखा हुआ है, दोनों नंबर ऊपर लिखने का मतलब इसमें दोनों प्रतिबिंब ही काल्पनिक और सीधा है। काल्पनिक और सीधा होता है तभी उसका नंबर जो है ऊपर लिखा जाता है। तो 1 नंबर और 2 नंबर ऊपर लिखने का मतलब क्या है, उसका मतलब यह है कि इसका दोनों प्रतिबिंब क्या है, काल्पनिक और सीधा है। और दोनों प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, तो साइज यही होगा। अगर वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, f2 यानी मुख्य फोकस पर, और उसका प्रकृति होगा काल्पनिक और सीधा। कैसा होगा प्रकृति, काल्पनिक और सीधा, और आकार होगा बहुत छोटा। यदि वस्तु अनंत और लेंस के बीच में हो, अनंत और लेंस के बीच में हो तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच बनेगा और काल्पनिक सीधा बनेगा और छोटा बनेगा। तो इस प्रकार जो है उत्तल लेंस और अवतल लेंस में जो 6 और इसमें 2, 8 चित्र के बारे में हम लोग समझ लिए किलोमीटर से। उसमें हम लोग प्रकाश, प्रतिबिंब के आकार, प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति के बारे में समझ लिए हैं। अब इसमें जानना है क्या, अब इसमें समझना है कि उत्तल लेंस जो है और अवतल लेंस में तो लेंस सूत्र के बारे में समझना है। तो देखिए, लेंस सूत्र के बारे में समझने के लिए इसमें एक आवर्धन लेंस सूत्र के बारे में समझ लीजिए। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, यही हो गया लेंस सूत्र। दर्पण सूत्र में क्या होता है, तो दर्पण सूत्र में यहाँ पर प्लस होता है, लेकिन इसमें क्या होगा, माइनस होगा लेंस सूत्र। और आवर्धन कितना होता है इसमें, m बराबर, तो हम लोग आवर्धन v/u, तो दर्पण में हम लोग क्या पढ़े थे, m बराबर यहाँ पढ़े थे -v/u, लेकिन लेंस में आवर्धन का सूत्र होता है m बराबर v/u। इसको हम लोग सिद्ध भी करें, जैसे देखिए इसको हम लोग सिद्ध भी कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए उत्तल लेंस हो गया और यहाँ पर एक वस्तु रखती है हम लोग, और यहाँ पर इसका फोकस हो गया f1 और इधर हो गया फोकस इसका मान लीजिए कि f2। तो वस्तु रखा गया है, तो वस्तु से मान लीजिए प्रकाशीय किरण जा रही है, तो प्रकाशीय किरण जाएगी तो ये जो है
हम लोग जो है F1 और 2F1 के बीच में वस्तु रखे हैं, यानी कौन कितने नंबर स्थान पर है, तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 4 नंबर स्थान पर जो है वस्तु है। तो इसका प्रतिबिंब जो है 1 नंबर, 2 नंबर, यहाँ पर हो जाएगा 2F2 मान लीजिए, और यहाँ पर हो गया इधर अनंत हो गया, तो ये हो गया 3 नंबर और 4 नंबर, यानी कि प्रतिबिंब हमारा जो है 2F2 और अनंत के बीच बनना चाहिए। चलिए 2F2 और अनंत के बीच, तो हम जानते हैं कि प्रकाशीय किरण जब प्रधान अक्ष से समांतर जाती है तो वह कहाँ, जैसे फोकस से ऊपर या मुख्य फोकस से ऊपर गुजरती है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि जब प्रकाशीय किरण प्रकाश केंद्र से ऊपर गुजरती है तो बिना विचलित हुए वह सीधे लेंस को पार कर जाती है। चलिए, तो इसमें प्रकाशीय किरण जो प्रकाश केंद्र से ऊपर गुजर रही थी वह लेंस को बिना जो है लेंस से बिना मुड़े जो है सीधे लेंस को पार कर जाती है, और प्रधान अक्ष से समांतर जाने वाली किरण वह लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस से ऊपर जा रही है। यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन गया, तो प्रतिबिंब बन गया तो इसको मान लेते हैं H', ये हो गया वस्तु की ऊंचाई H। अब जो है इसको मान लेते हैं इसको मान लेते हैं AB, मान लीजिए AB, और इसको मान लिया जा रहा है A', यहाँ पर अगर थीटा कोण बनेगा तो यहाँ पर भी मान लीजिए थीटा कोण बनेगा, क्योंकि समूह कोण बराबर होता है आपस में। tan थीटा बराबर देखिए क्या होगा, tan थीटा बराबर यहाँ थीटा के सामने क्या है H, तो H ऊंचाई, और यहाँ से यहाँ तक वस्तु दूरी क्या होगा U मानते हैं हम लोग, और बाएं तरफ है इसलिए -U। अब देखिए इसमें tan थीटा कितना होगा, तो H', लंब कितना होगा H', और आधार कितना होगा प्रतिबिंब दूरी यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया, तो यहाँ तक हो गया V, तो यहाँ इसको लेके हम जो है दाहिने तरफ हो गया तो V। अब जो है देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, अब इसमें क्या लिखेंगे, तो H नीचे चला जाएगा तो H' बटा H, और V ऊपर आ जाएगा तो V बटा U। तो यहाँ पर H' बटा H यानी प्रतिबिंब की चाहिए और वस्तु की चाहिए, और इसके अनुपात को क्या कहता है, आवर्धन कहा जाता है, तो M बराबर V बटा U। तो यही सूत्र जो है साबित हो गया।